नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनवरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, सीएम साय ने वीर नारायण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। उन्होंने अंग्रेजों में शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अकाल पड़ने पर अंग्रेजी हुकूमत के गोदाम पर अनाज था, लोग भूखमरी से मर रहे थे, उनसे दिखा नहीं गया और अनाज निकालकर सब में बांट दिया था। सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी ने शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है और आज हम सभी लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे एसपी आयोग के चेयरमैन सिंह मंडावी जी, सलाम जी, हमारे विकास मरकाम जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष और सभी हमारे संगठन के लोग, विधायक प्रबंधन मिश्रा जी, सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और शहीद वीर नारायण सिंह जी सोना खान के जमींदार थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अकाल पड़ने पर सरकार अंग्रेजी हुकूमत के गोदाम में भारी अनाज था, फिर भी लोग भूख से मर रहे थे और उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने उनसे निकालकर लोगों में अनाज को बांट दिया था और अंग्रेजों ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और आज ही के दिन रायपुर के शहीद जयस्तंभ चौक में फांसी की सजा दे दी थी। आज उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताइए मार्ग पर हम सब चलेंगे। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो फूलमाला अर्पित कर शहीद वीर नारायण सिंह जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी भी हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच परिवहन मंत्री, हमारे वन मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय केदार कश्यप जी भी हमारे बीच है। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो फूलमाला अर्पित कर शहीद वीर नारायण सिंह जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी भी हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच परिवहन मंत्री, हमारे वन मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय केदार कश्यप जी भी हमारे बीच है। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो फूलमाला अर्पित कर शहीद वीर नारायण सिंह जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी भी हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच परिवहन मंत्री, हमारे वन मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय केदार कश्यप जी भी हमारे बीच है। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो फूलमाला अर्पित कर शहीद वीर नारायण सिंह जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी भी हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच
परिवहन मंत्री, हमारे वन मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय केदार कश्यप जी में हमारे बीच है। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो फूलमाला अर्पित कर शहीद वीर नारायण सिंह जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी भी हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच परिवहन मंत्री, हमारे वन मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय केदार कश्यप जी में हमारे बीच है। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो फूलमाला छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की बैठक हुई है। आपको बता दें जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार ने फैसला किया है कि जो भी नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं उनके खिलाफ दर्ज पुराने मामलों की दोबारा जांच की जाएगी। जिन मामलों को कोर्ट से वापस लेना होगा उनके लिए कैबिनेट की एक जो है उप समिति बनाई गई जाएगी। उन्होंने कहा क्या कुछ, आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महत्वपूर्ण निर्णयों में मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। यह समिति प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा। शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्रिपरिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरण को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय अधिनियम अथवा केंद्र शासन से संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। अन्य प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया हेतु जिला दंडाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के विभिन्न कानूनों को समयानुकूल और नागरिकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन द्वितीय विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। उल्लेखनीय है कि कई अधिनियमों में उल्लंघन पर जुर्माना या कारावास के प्रावधान होने से
न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है, जिससे आम नागरिक और व्यवसाय दोनों को अनावश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए इन प्रावधानों का सरलीकरण आवश्यक है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2025 अधिसूचित किया गया है। अब 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों को भी सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह विधेयक लाया जाएगा। इस विधेयक में छोटे उल्लंघनों के लिए प्रशासकीय सख्ती का प्रावधान रखा गया है, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा होगा, न्यायालयों का बोझ कम होगा और नागरिकों को तेजी से राहत मिल सकेगी। साथ ही कई अधिनियमों में दंड राशि लंबे समय से अपरिवर्तित होने के कारण प्रभावी कार्यवाही बाधित होती थी। इस विधेयक से वह कमी भी दूर होगी। इन संशोधनों से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण लाया जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 का अनुमोदन किया गया। थैंक यू। राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव बख्शी स्कूल पहुंचे, जहां तीरंदाजी और बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, मुकाबलों को नजदीक से देखा और नई खेल सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिले के युवा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और सरकार हर संभव सहयोग देगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री यादव ने कहा कि राजनांदगांव खेल प्रतिभाओं की धरती है। तीरंदाजी और बॉक्सिंग जैसे खेलों में यहां के युवा लगातार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में खिलाड़ियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया है और अभिभावकों में भी उत्साह देखने को मिला। वहीं मंत्री ने खेल सुविधाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। और ज्यादातर ऐसा देखा गया पिछले 60 सालों से कोई भी भर्ती होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, कुछ न कुछ लोग जिनका निजी स्वार्थ जिसमें पूर्ण नहीं होता कोर्ट चले जाते हैं और उसी कारण भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है। तो इस बार हमने जो नई भर्ती सेवा शर्तें ये सारे जो नियम बना रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट से कैवेट हम ले रहे हैं, कैवेट दायर कर रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को हमने भेजा है। जैसे ही वहां से सहमति आ जाएगी, आने के बाद व्यावसायिक शिक्षा मंडल से बात हो गई है, आने के बाद नई सेवा भर्ती नियम भर्ती और सभी जो शिक्षक संहिता की हत्या है वो सब निर्धारित करके भर्ती हम जल्दी चालू। आज मान लो बहुत लंबे समय बाद आना होगा, ऐसे तो आना और हुआ है लेकिन पारिवारिक कार्यक्रमों में सार्वजनिक आयोजन में आया हूँ। आज पहली बार शासकीय आयोजन में आया हूँ। एक पहले भारतीय जनता पार्टी के नए नवनियुक्त जो पदाधिकारियों की बैठक हुई, अभी आर्चरी ये कार्यक्रम में आए हैं और आज हम लोग डीएमएफ फंड से जो बनने वाले क्या बोलते बॉक्सिंग क्लब का हमने उद्घाटन किया और अभी यहाँ से जिला पंचायत सभागार जाएंगे जहाँ शिक्षा विभाग के सारे कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंत्री जी, आप शिक्षा के स्तर को, शालेय शिक्षा के स्तर को उठाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, खुद ऑनलाइन आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो 3 महीना हुआ है इस विभाग के दायित्व मिले, लगातार कुछ न कुछ हम कर रहे हैं। 3 महीने में हम लोगों ने पी संवर और ई संवर के लगभग 2500 लोगों को पदोन्नत दिया जो पिछले 13 साल से पेंडिंग थे। बहुत से न्यायालयीन प्रखंड जो चल रहे थे उसको लगभग हमने खत्म करने की कोशिश किया है।
और साथ ही साथ नवाचार भी करने वाले हैं। जो युक्तिकरण जो हुई है, युक्तिकरण में जो गड़बड़ियां है उसको हम अभी उसमें कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षा गुणवत्ता कैसे बढ़े उस पर हम काम करेंगे और आने वाले समय में बच्चों का 10वीं 12वीं का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। खेल, पढ़ाई के साथ साथ खेल और विभिन्न आयोजनों में बच्चों की सहभागिता कैसे ज्यादा से ज्यादा उसकी हम तैयारी करें। वक्त चला छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देखते हैं, आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट पीजी की सीटों में फेरबदल को लेकर छत्तीसगढ़ में नया विवाद खड़ा हो गया। बता दें, प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में स्थानीय लोग छात्रों के लिए दिए जाने वाले 50% कोटे को समाप्त कर दिया गया है। इस फैसले के बाद मेडिकल के छात्राओं में नाराजगी साफ नजर आ रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री के राजनांदगांव पहुंचने पर शासकीय मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने विरोध जताया और एक ज्ञापन सौंपते हुए पीजी आरक्षण को यथावत रखने की मांग की। छात्रों का कहना है कि स्थानीय युवाओं के हितों को देखते हुए चल रही पुरानी व्यवस्था को बिना किसी ठोस कारण के बदलना सही नहीं है। इससे प्रदेश के मेडिकल छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। साथ ही उनका कहना है कि अगर लोकल कोटा खत्म किया गया तो यहां के युवाओं के अवसर सीधे तौर पर प्रभावित होंगे और बाहर से आने वाले को सीधी बढ़त मिल जाएगी। और मतलब वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ की जनता को भी ये नुकसानदायक है और हमारे लिए भी ये गलत है। इस पर हम आपत्ति दर्ज करते हैं। मेरा नाम अभिषेक है, मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ MBBS का, GMC राजनांदगांव। हमने मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है जो कि यहाँ पर नीट पीजी की काउंसलिंग में फेरबदल किया गया है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में राज्य काउंसलिंग के अंदर पहले 50% कोटा हुआ करता था जो कि घटाकर अभी 25% कर दिया गया है। इसके अंतर्गत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। कब से ये आदेश लागू हुआ है? आप लोग को क्या फर्क पड़ने वाला है? ये आदेश अभी दिसंबर से लागू हुआ है। पहले नवंबर तक 50% ही कोटा हुआ करता था। अभी फिलहाल में काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, उसके अंतर्गत जो 50% कोटा था उसको घटाकर 25% कोटा कर दिया गया है और 25% कोटा को ओपन कोटा में कन्वर्ट कर दिया गया है। इससे नुकसान कहीं ना कहीं हमें भी है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की लोकल आम जन को भी है। जैसे कि देखा जाता है तो यहाँ के लोकल लोग जो यहाँ से पीजी करेंगे वो यहाँ लोकल लोगों को सर्विस देंगे। वैसे ही जो बाहर के लोग आएंगे बाहर की सीटों पे वो अपना पीजी करेंगे और बाहर चले जाएंगे। उससे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको उनकी सर्विस या मिलने में थोड़ी परेशानी होगी। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही करते हैं कि जो पहले यथावत था उसी को आगे किया जाए। तो 50% कोटा था वही आगे रहा है। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु कुमावत है, फाइनल ईयर स्टूडेंट,
जीएमसी राजमहल में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में पहले जो पीजी की मेडिकल सीट 50% थी, अब उसको बढ़ा के बाहर वालों के लिए 75% कर दिया है तथा लोकल लोगों के लिए उसको घटा दिया है और वो अब 25% ही बचा है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को थोड़ा समस्या होगी और जो स्थानीय लोग अच्छे से जिस भाषा में बात कर सकते हैं, एक समस्या को समझ सकते हैं, अब वो मरीज को उतने अच्छे से कोई बाहर का अगर व्यक्ति यहाँ आके पीजी करता है तो उसको उन बीमारियों का इलाज करने में भी दिक्कत होगी और वो उतना अच्छे से मरीज को समझ भी नहीं पाएगा। नाम आपका? मेरा नाम जितिन टाक है, मैं जीएमसी राजनांदगांव का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी ये जैसा कि हमारे साथी ने बताया, इस मामले का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और इस पर आपत्ति दर्ज करता हूँ। अभी इससे हमारे बहुत समस्या होगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी और हमारे स्थानीय डॉक्टरों को भी यहाँ पे मतलब इस संबंधित बहुत समस्या होगी। जैसे कि यहाँ के जो अभी डॉक्टर होंगे यहाँ सेवा देंगे तो वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे, मतलब कोई इमरजेंसी में। खबर कांकेर जिला के पंखाजुर से है, जहां गोंडाहोर धान खरीदी केंद्र में किसानों से सुक्ति के नाम पर प्रति क्विंटल 1 से 2 किलो अतिरिक्त धान जबरन लेने के गंभीर आरोप को लेकर शिवसेना इकाई पंखाजुर ने एसडीएम पंखाजुर को ज्ञापन सौंपते हुए खरीदी प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि शिवसेना पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया है कि धान खरीदी सत्र 2025-2026 शुरू होते ही परलोककोट क्षेत्र के लगभग सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों से सुक्ति के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। तो वहीं इस दौरान ज्ञापन सौंपते हुए शिवसेना पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही धान खरीदी केंद्र में हो रही लूट खसोट पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना किसानों के हक में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। शिवसेना द्वारा इस पखांजूर क्षेत्र में धान खड़ी में अतिरिक्त धान लेने जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है। इसकी जांच जो है फूड इंस्पेक्टर से कराई जाएगी। इसके पूर्व भी तो गोंडाहोर समिति को लेके एक कृषक ने आवेदन दिया था कि हाँ अधिक मात्रा में लिया जा रहा है। इसके संबंध में तहसीलदार को निर्देशित किया गया है, आदेशित किया गया है कि जांच कर प्रतिवेदन देंगे, फिर आगे नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। ये पीवी 48 निवासी कृष्णपाल राणा के द्वारा जो आवेदन दिया गया था, शिकायत पत्र दिया गया था, हाँ उसी के संबंध में किसान मीडिया के सामने आके आरोप लगा रहा है कि उनसे आवेदन वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सर तो देखिए, आवेदन वापस जैसा कोई ये नहीं होता है। उनके आवेदन में जो सत्यता है उसकी जांच की जाएगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ऑफिस में मतलब किसान द्वारा ज्ञापन सौंपा है कि गोंडाहोर फारी में 2-2 किलो करके धान बोरा में ज्यादा लिया जा रहा है, खुला लूट हो रहा है। ऐसा हर फारी में हो रहा है, खुला लूट हो रहा है। इसलिए शिवसेना कड़ी आंदोलन करेगा। इस बारे में शिवसेना क्या चाहती है? इस बारे में शिवसेना जांच के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। तो शिवसैनिकों की अगली रणनीति क्या रहेगी? अगले रणनीति रहेगी, अगर ऐसे लूटपाट चलते रहेगा तो शिवसेना कड़ी आंदोलन करता। उसने काटा किया है 40 किलो 800, मेरे को पावती दिया है 39 का। तो क्या मांग की है? शिकायत क्या था? शिकायत यही है कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि पहले उस दिन एसडीएम जी तहसीलदार भी गए, अपना फूड साहब भी गए, उन लोग को समझा के आया कि काटा ठीक से ढंग से करो और कोई किसान को दिक्कत मत करो। काटा आप 200 ग्राम सुखते है, 200 ग्राम ही लीजिए, ऐसा बोल के आया। आपसे कितना लिया गया? मेरे से लिया है 40 किलो 800 तौल हुआ है, 39 का पर्ची दिया है। क्या मांग कर रहे हैं? ऐसे खरीदी प्रभारी के ऊपर किस प्रकार कार्रवाई होना चाहिए? हम इसके लिए मैं चाहता हूँ कि किसान भाई से 1 किलो 200 बा 1 किलो धान ज्यादा ना ले। आपने शिकायत किया था, लगातार आपको दबाव बनाया जा रहा है। कौन लोग दबाव बना रहे हैं शिकायत को वापस लेने के लिए? मेरे तो शिकायत लेने के लिए दबाव बना रहे हैं हमारे पंचायत के लोग। क्या दबाव बना रहे हैं? बोलो
बोल रहे हैं उन लोग फर्जी प्रभाव हटना चाहिए कि नहीं? हाँ, ऐसा हटना चाहिए। फिलहाल हमारी खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।